नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आइए आज हम संस्कृत व्याकरण के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग कारक के शेष भागों का अध्ययन करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि कारक शब्द क्री प्लस अक धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है करने वाला। साथ ही हम लोगों ने कारक के 3 परिभाषाओं को भी देखा। पहला परिभाषा था करोति इति कारक, अर्थात जो काम करता है उसे कारक कहते हैं। दूसरा परिभाषा था क्रियान्वयित्वम इति कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जी हाँ। और तीसरा परिभाषा था क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, है ना, अर्थात जिससे क्रिया की शुरुआत की जाती है उसे कारक कहते हैं। आगे हम लोगों ने देखा कि संस्कृत व्याकरण में कारक 6 होते हैं। वो कौन कौन से थे? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। संबंध कारक और संबोधन कारक को संस्कृत कारकों के अंतर्गत नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया था बच्चों? इसका हम लोगों ने कारण भी बताया। इसलिए जब भी आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं तो आपको 6 ही बोलना है, और क्यों होते हैं उसका कारण भी बताना है। साथ ही हम लोगों ने जो 4 कारक थे संप्रदान कारक तक, हम लोगों ने उसको जाना, उसका परिभाषा जाना, उसके उदाहरणों को देखा। अब आइए हम देखते हैं कि कारक के कौन कौन से भाग बचे हुए थे, है ना। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, कौन सा कारक दिया हुआ है? अपादान कारक, है ना। हम लोगों ने 4 कारकों का अध्ययन किया था, कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक और संप्रदान कारक। आइए आज हम देखते हैं कि अपादान कारक किसे कहते हैं। बच्चों, अपादान कारक का परिभाषा होता है ध्रुवम पाए अपादानम, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि अलगाव की स्थिति में, अर्थात एक दूसरे से अलग होने की स्थिति में जो स्थिर रहता है उसे अपादान कारक कहते हैं, है ना। जैसे देखिए, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है? वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। वृक्ष भी पत्ता से अलग हो रहा है और पत्ते भी वृक्ष से अलग हो रहे हैं। लेकिन अलग होने की स्थिति में स्थिर कौन है? अच्छा, कौन है बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही, वृक्ष यानी पेड़ स्थिर है, पत्ता क्या है? उससे अलग हो रहा है। तो ध्रुवम पाए अपादानम से यहाँ अपादान कारक क्या होगा? वृक्ष होगा। इसीलिए वहाँ वृक्षात को अंडरलाइन भी किया गया है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, बालकः गृहात् विद्यालयम गच्छति, अर्थात बालक, लड़का घर से विद्यालय जाता है। ठीक है, घर भी बच्चा से अलग हो रहा है और बच्चा भी घर से अलग हो रहा है। तो ये अलग होने की स्थिति में स्थिर कौन है? जो जहाँ है वहीं जो रह गया वो कौन है? घर है। तो यहाँ घर क्या होगा? अपादान कारक होगा। और अपादाने पंचमी से यहाँ क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति हो जाएगा। तो गृह का जब हम पंचमी विभक्ति में रूप देखेंगे तो गृहात हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए बच्चों। अब देखिए तीसरा उदाहरण क्या है? बालिका विद्यालयात् गृहम आगच्छति, बालिका विद्यालयात् गृहम आगच्छति, यानी लड़की विद्यालय से घर आती है। यहाँ क्या हो रहा है? सेम कंडीशन हो रहा है। विद्यालय से लड़की भी अलग हो रही है, विद्यालय भी अलग हो रहा है। लेकिन अलग होने की स्थिति में
स्थिर कौन है? विद्यालय है। इसलिए यहाँ विद्यालय में क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। बच्चों, आप भी अपने नित्य क्रियाकलापों में देखते होंगे कि आपकी माँ किचन से बाहर आती है, आप भी अपने घर से बाजार जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है ना? तो आप देखिए कि अलग होने की स्थिति में कौन सा वस्तु अस्थिर है, और जो अस्थिर होगा वहाँ क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले कारक को देखते हैं कि अगला कारक कौन सा है। देखिए बच्चों, संबंध कारक है ना। अब ये संबंध कारक क्या है? नाम से ही पता चल रहा है ना कि संबंध का होना जाना जाए, किसी का किसी से रिलेशन जाना जाए, है ना। कहा भी गया है जिससे किसी का संबंध होना जाना जाए अथवा होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, रामस्य भ्राता मोहनः अस्ति, यानी राम का भाई मोहन है। तो मोहन किसका भाई है? तो राम का भाई है। तो राम से जिसका संबंध सूचित हो रहा है वो कौन है? मोहन है। तो किससे मोहन का संबंध सूचित हो रहा है? राम से। तो राम यहाँ कौन सा हो जाएगा कारक? संबंध कारक हो जाएगा। अब नीचे के उदाहरण में देखिए, सीतायाः पति रामः अस्ति, सीता के पति राम हैं, है ना। तो राम का संबंध यहाँ किससे हो रहा है? सीता से हो रहा है। तो जिससे हो रहा है वो क्या है? संबंध कारक है। तो यहाँ सीता क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। और संबंधी षष्ठी से यहाँ पे षष्ठी विभक्ति होती है, इसलिए जब आप सीता का रूप पढ़िएगा या लता का रूप पढ़िएगा तो लता का रूप षष्ठी विभक्ति में लताया हो जाएगा। तो उसी तरह सीता का भी रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन में सीताया हो जाएगा। तो इसीलिए हो जाएगा सीताया पति रामः अस्ति, यानी सीता के पति राम हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अगला कारक कौन सा है। अब देखिए, अगला कारक जो है वो अधिकरण कारक है ना। बच्चों, इसका सूत्र होता है आधारे अधिकरणम, मतलब आधार जहाँ पे हो, जिससे आधार का बोध हो, वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। आइए इसका एक परिभाषा देखते हैं जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि क्रिया के करने या होने में जो आधार का काम करता है या जो आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे देखिए, वृक्षे कपि अस्ति, वृक्ष का अर्थ क्या होता है? पेड़। अब वृक्षे का अर्थ क्या होगा? पेड़ पर। कपि का अर्थ बंदर, है ना। तो क्या होगा? पेड़ पे बंदर। अस्ति का अर्थ क्या है बच्चों? है। तो वृक्षे कपि अस्ति, यानी पेड़ पे बंदर है। तो बंदर क्या? पेड़ पे बैठा हुआ है, पेड़ पे खड़ा है। तो बंदर के बैठने और खड़ा होने की क्रिया का भी कोई आधार है। यहाँ कौन सा आधार है? पेड़ है। तो यहाँ पेड़ पे क्या होगा? अधिकरण कारक होगा, है ना। और अधिकरणी सप्तमी से जो अधिकरण कारक होता है उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है, इसीलिए वृक्षे कपि अस्ति, यानी पेड़ पे बंदर है। अब नीचे के उदाहरण में देखिए, कूपे जलम अस्ति, कूप यानी कुआं, जलम यानी जल, अस्ति यानी है। इस तरह कूपे जलम अस्ति का अर्थ हो गया कुआं में पानी है। तो यहाँ पानी होने का आधार क्या है? कुआं है। तो कुआं में क्या हो जाएगा? अधिकरणी सप्तमी से सप्तमी विभक्ति होकर कूपे हो गया। और ये जो कूप है, जो कुआं है, वो आधार है, अधिकरण कारक है। तो इस तरह से कूपे जलम अस्ति, यानी कुआं में जल है। रामः गृहे अस्ति,
राम क्या है? कोई नाम है। गृह, गृहम यानी क्या होता है? घर होता है। और अस्ति यानी है, तो राम कहाँ पे है? घर में है। तो उसका आधार का काम क्या कर रहा है? घर कर रहा है। तो अधिकरण कारक से यहाँ क्या हो जाएगा? गृहम शब्द जो है वो अधिकरण कारक हो जाएगा। और अधिकरणे सप्तमी से गृहम शब्द में जब सप्तमी विभक्ति हो जाएगा तो क्या होगा? गृहे यानी घर में। तो रामः गृहे अस्ति, राम घर में है। तो बच्चों इसी तरह से आप भी देखिए कि आप अभी कहाँ हैं। आप घर में हैं तो अहम गृहे अस्मि। मैं विद्यालय में हूँ तो अहम विद्यालये अस्मि। तो माता कुत्र अस्ति? आपकी माँ कहाँ है? तो आप कहिएगा मम माता गृहे अस्ति, मेरी माँ घर में है। तो इसी तरह से बच्चों जो भी कार्य होता है उसके लिए कोई ना कोई आधार होना चाहिए। जैसे आप बैठते हैं तो उसका भी तो कोई आधार होगा, या तो कुर्सी पे बैठते होंगे, या ज़मीन पे बैठते होंगे, या पलंग पे बैठते होंगे, या मेज पे बैठते होंगे। जो भी क्रिया की जाती है उसका कोई ना कोई आधार होता है और इस आधार को ही अधिकरण कारक कहा जाता है। अब आइए बच्चों देखते हैं कि अगला कारक कौन सा है। बच्चों अपने स्क्रीन पे देखिए, अगला कारक कौन है? संबोधन कारक। संबोधन कारक है ना, जिससे हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे कि शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सचेत करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं, है ना। आप भी कहते होंगे कि ए भाई सुनो तो ज़रा, मम्मी कहाँ हो, इधर आओ, रे मोहन तुम कहाँ गए, है ना। तो इस तरह से हम रे शब्द से क्या कर रहे, किसी को संबोधित कर रहे, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब भी कुछ होता है तो कर रहे हे भगवान बचाओ, यानी भगवान तो हैं लेकिन हे शब्द जोड़कर हम क्या कर रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, है ना। तो संबोधन कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, जो हम विस्मयादि बोधक शब्द चिन्ह लगाते हैं वो चिन्ह आपके स्क्रीन पे दिखा हुआ है, यानी जहाँ संबोधन होगा वहाँ वह चिन्ह होगी। जैसे आप उदाहरण में देखिए, हे राम त्वम कुत्र गच्छसि, है ना, करा कि हे राम तुम कहाँ जाते हो, कहाँ जा रहे हो। हे ईश्वर रक्षाम कुरु, हे भगवान रक्षा करो। अब नीचे का जो तीसरा एग्जाम्पल है वो देखिए, हे बालक तुम किम करोसि, ये लड़का तुम क्या करते हो, तुम क्या कर रहे हो, दोनों होगा, क्या करते हो अथवा क्या कर रहे हो। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं और हर कारक का क्या परिभाषा है, उसको उदाहरणों के द्वारा भी समझा। अब बच्चों कारक के कुछ चिन्ह भी होते हैं, चिन्ह जिससे आप पहचान सकते हैं कि अमुक कारक कौन सा है ना। आप अपने विद्यालय जाते होंगे तो उसका एक निश्चित ड्रेस होता होगा, पोशाक होती होगी, एक बैच होता होगा, जिससे आपको जाना जाता होगा कि ये बच्चा जो है वो किस विद्यालय का छात्र है अथवा छात्राएं हैं, है ना। अगर आप किसी स्टूडेंट को किसी और विद्यालय के छात्र छात्राओं को देखते होंगे तो आप क्या किससे पहचानते होंगे कि ये छात्र छात्राएं मतलब किस स्कूल का, किस विद्यालय का छात्र है, उसके बैच से, ड्रेस से, है ना, टाई से। तो उसी तरह कुछ चिन्ह कारक के भी होते हैं जिसको आगे लग जाने से आप पहचान सकते हैं कि ये कारक कौन सा है। इस चिन्ह को कारक में विभक्ति कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि विभक्ति क्या है
और कारक में कितने विभक्ति होते हैं। देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि वह शब्द अथवा चिन्ह जिससे कारक के प्रकार को जाना जाता है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। कारक विभक्ति 8 होते हैं। पहला, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अहो। अर्थात रहे कि राम ने खाना खा लिया तो राम के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? ने। तो आप पकड़ लोगे ना कि ये कर्ता कारक है। कर्म कारक यानी राम आम को खाता है ना। किसको खाता है? तो राम आम को खाता है, तो को लगा हुआ है। तो यहाँ क्या पढ़े थे हमने? कर्म को, यानी कर्म कारक हो गया। फिर क्या था बच्चों? करण से या द्वारा। जैसे करण का हम लोग जब परिभाषा देख रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि साध कतम कर्णम, यानी क्रिया के संपादन में जो अत्यंत सहायक होता है उसे कर्ण कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि सह लेखन्या लिखते, यानी वह पेन से लिखता है। तो यहाँ लिखने की क्रिया में सबसे अत्यंत सहायक कौन है? पेन है। तो पेन से, कलम से जब लिखा रहे तो आप पहचान लोगे कि ये अधिकरण कारक है। और क्या है उसके बाद? संप्रदान के लिए, है ना। वह साधु के लिए खाना देता है। माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, तो बच्चों के बाद के लिए लगा हुआ हो तो आप पहचान जाइएगा कि ये कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। अब क्या था? अपादान से, यानी जब बिलगाप की स्थिति में, बिछुड़ने की स्थिति में पता चले कि कौन किससे बिछड़ रहा है और बिछड़ने की स्थिति में कौन स्थिर है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से तो से लगा हुआ है, पत्ता गिर रहा है उससे। तो बिलगाप की स्थिति में पेड़ स्थिर है और से भी लगा हुआ है, इसलिए वृक्ष से लिखा रहे तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। उसके बाद क्या था? संबंध कारक। जब लगा रहे राम का, मोहन का, सीता की, लता की, तो ये का, की सब देखकर हम लोग क्या पहचान जाएंगे कि यह संबंध कारक है, क्योंकि यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या लगा हुआ है? का है, के है, की है लगा हुआ है ना। अब अधिकरण क्या होगा बच्चों? में पर। अधिकरण का चिन्ह क्या था? में पर। जैसे वह वृक्ष पर है, बंदर वृक्ष पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर किसके बाद लगा हुआ है? वृक्ष पर। कुआं में जल है, कुआं में पानी है, तो में कहाँ पे लगा हुआ है? कुआं में लगा हुआ है। तो में पर देखकर आप बता सकते हैं कि ये अधिकरण कारक है। और जहाँ हे, अरे, अहो लगा रहे तो क्या होगा? संबोधन कारक होगा, क्योंकि संबोधन का विभक्ति चिन्ह ही क्या होता है? हे, अरे, अहो लगा हुआ रहता है। बच्चों, अब आपके मन में एक सवाल उठेगी होगी कि मैडम ने तो बताया था कि संस्कृत में कारक 6 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन जब हम प्रकार बता रहे हैं तो उसमें से एक प्रकार संबंध कारक भी बता रहे हैं और संबोधन कारक भी बता रहे हैं। बच्चों, जब आपको आ जाए संस्कृत अनुवाद करना कि राम का भाई कौन है, तो राम का यानी कि किसी के साथ किसी का संबंध सूचित हो रहा है, और संबंधी षष्ठी से आप जान पाइएगा कि जहाँ संबंध सूचित होता है उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। अगर नहीं बताएंगे तो आप कैसे जानोगे कि इसमें षष्ठी विभक्ति लगती है? और राम का भाई, जब मैं कहूँगी कि राम का भाई मोहन है, तो आप कैसे संस्कृत में अनुवाद कीजिएगा कि रामस्य भ्राता मोहनः अस्ति, है ना।
उसी तरह से जब संबोधन कारक मैंने बताया तो केवल इतना उद्देश्य था कि जब संबोधन कारक में वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करना आ जाए तो आप जान सकते हैं कि संबोधने प्रथमा से वहाँ पे प्रथमा विभक्ति होगी और वो आप उसका अनुवाद कर सकते हैं। जैसे हे राम तुम कहाँ हो, हे राम तुम कुत्र असि। इसी कारण से बच्चों मैंने बताया कि संबंध कारक किसे कहते हैं और संबोधन कारक किसे कहते हैं। चूँकि हे और राम का भाई में राम का मतलब राम कोई काम नहीं कर रहा, उसका भाई कर रहा है। हे राम अत्र आगच्छ, हे राम अत्र आगच्छ में हे का क्रिया से कोई संबंध नहीं है। इसलिए बच्चों संस्कृत में वाक्यों का अनुवाद करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि संबंध कारक और संबोधन कारक का क्या अर्थ होता है। और संबंधे षष्ठी से उसमें षष्ठी विभक्ति होती है और संबोधने प्रथमा से प्रथमा विभक्ति होती है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी उपयोगी साबित होगी और आप इसका बार बार अध्ययन कर इसके अर्थ को आत्मसात करेंगे और इसे अपने व्यवहार में लाएंगे। तो फिर हम अगले वीडियो में पुनः एक नए चैप्टर के साथ पुनः नवीन ज्ञान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।